हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो आपके आसपास की दुनिया को काफ़ी हद तक एक्सप्लेन करता है। द टॉपिक इज़ ग्लोबलाइजेशन। ये आपके सोशल साइंस बुक का चैप्टर 4 है और आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे। अच्छा ज़रा सोचिए, एक टाइम था जस्ट अ फ्यू डेकेड्स बैक जब हमारी इंडियन रोड्स पर बस एम्बेसडर या फियाट जैसी ही गाड़ियाँ दिखती थी। और आज तो आलम ये है कि दुनिया की लगभग हर टॉप कंपनी की कार आपको यहाँ मिल जाएगी। इट्स लाइक मार्केट्स में चॉइसेस की एक बाढ़ सी आ गई है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी, हाउ डिड आवर मार्केट्स ट्रांसफॉर्म सो फास्ट? इसका जवाब है एक नया और बहुत ही पावरफुल प्लेयर जिसने मार्केट में आके पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये गेम चेंजर हैं MNCs। तो ये MNC है क्या चीज़ एग्जैक्टली? MNC यानी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। देखो, सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ अपने देश में ही काम नहीं करती, बल्कि एक से ज़्यादा देशों में उसकी फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, और वो वहाँ के प्रोडक्शन को ओन या कंट्रोल करती है। और इनका मेन मिशन, उनका नंबर 1 गोल बहुत सिंपल है। उन्हें बस ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ लेबर सस्ता हो, रिसोर्सेज सस्ते हों, ताकि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो और उनका प्रॉफिट वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट इज़ ऑल अबाउट मैक्सिमाइजिंग दोज प्रॉफिट्स। और इस गोल को पूरा करने के लिए MNCs ने, आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी इंटरकनेक्टेड फैक्ट्री या एक ग्लोबल असेंबली लाइन बना दिया है। चलो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक बड़ी US MNC है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बना रही है। अब देखो, प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो रहा है USA में, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं वो बन रहे हैं चाइना में। क्यों? क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है। फिर उन पार्ट्स को जोड़ा कहाँ जा रहा है? मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। और फाइनली कस्टमर केयर, गेस व्हाट, वो इंडिया से हैंडल हो रहा है। और यही है जहाँ इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल आता है। हमारे यहाँ स्किल्ड इंग्लिश बोलने वाले यूथ हैं, तो पूरी दुनिया के कस्टमर्स को सपोर्ट यहीं से मिलता है, बिल्कुल जैसा कि आप इस कॉल सेंटर की इमेज में देख सकते हैं। नाउ गेट दिस, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, अलग अलग देश में अलग अलग काम करवाने की, इससे एक MNC अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट, बिलीव इट और नॉट, 50 से 60% तक कम कर सकती है। दैट्स अ ह्यूज सेविंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि MNCs इंडिया जैसे कंट्रीज में प्रोडक्शन को एंटर और कंट्रोल करने के लिए आखिर क्या तरीके, क्या स्पेसिफिक मेथड्स यूज करती हैं। बेसिकली इनके पास एक प्लेबुक है जिसमें 3 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। नंबर 1, वो यहाँ की लोकल कंपनीज के साथ पार्टनर कर लेती हैं। नंबर 2, वो छोटी लोकल कंपनीज को पूरा का पूरा खरीद ही लेती हैं। या फिर नंबर 3, वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को बल्क में बड़े बड़े ऑर्डर्स दे देती हैं। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कारगिल फूड्स का। ये एक बहुत बड़ी अमेरिकन MNC है। उन्होंने क्या किया? इंडिया की एक काफ़ी अच्छी कंपनी थी पारक फूड्स, उसको खरीद लिया। अब पारक फूड्स का मार्केटिंग नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ था, जिसका फायदा कारगिल ने उठाया। और आज कारगिल इंडिया का सबसे बड़ा एडिबल ऑयल प्रोड्यूसर है, रोज 5 मिलियन पाउचेस बनाता है। कैन यू बिलीव दैट? सो इससे आपको उनकी पावर का अंदाजा लगना चाहिए। कई टॉप MNCs इतनी वेल्थी हैं, इतना पैसा उनके पास, कि उनकी वेल्थ कुछ डेवलपिंग कंट्रीज के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। जस्ट थिंक अबाउट द काइंड ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस दीज कंपनीज हैव। और तीसरा तरीका, MNCs छोटे प्रोड्यूसर्स से काम करवाकर भी प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं। जैसे ये लेडीज लुधियाना में अपने घर से ही बड़ी MNCs के लिए फुटबॉल्स बना रही हैं। बेसिकली MNCs इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स से कपड़े, जूते, स्पोर्ट्स आइटम्स जैसी चीजें बनवाती हैं और फिर उन पर अपना ब्रांड नेम लगाकर महंगे दामों पर मार्केट में बेचती हैं। तो ये सब जो अलग अलग एक्शंस MNCs पूरी दुनिया में ले रही हैं, इनका नतीजा क्या निकल रहा है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब प्रोडक्शन एक जगह नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है। बट ये सारी जगहें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं। जो कपड़े आप पहनते हैं, जो फोन आपके हाथ में है, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो सब एक डीपली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल सिस्टम का ही प्रोडक्ट है। और ये जो नई इंटरलिंक्ड दुनिया बन रही है, ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है, एंड दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ पावर। ये कार्टून आई थिंक पूरी कहानी बयान कर देता है। यहाँ देखो, फैक्ट्री के वर्कर्स बेहतर सैलरी या कंडीशंस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो MNC का ओनर क्या कहता है? सिंपल, हम ये फैक्ट्री किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ अब महंगा हो गया है। दिस शोज द इमेंस पावर दे हैव। तो ये हमें एक बहुत क्रिटिकल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब MNCs के हाथ में इतनी पावर है,
तो इस पूरे प्रोसेस में इस ग्लोबलाइजेशन से सबसे बड़ा फायदा आखिर किसको हो रहा है, इस पर सोचिए, क्योंकि इसी सवाल को हम अगले पार्ट में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम सोशल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलो इस पिक्चर को देखो। आप अपने आसपास मार्केट जाते हो, राइट? कभी सोचा है कि एक ही दुकान में इंडियन सामान के साथ साथ चाइनीज टॉयज और अमेरिकन ब्रांड्स कैसे मिल जाते हैं? ये सब एक जगह कैसे पहुंच जाता है? तो बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला टॉपिक, दुनिया आपके बाजार में। लेट्स सी, आखिर ये वर्ल्ड आपके लोकल मार्केट तक पहुंचता कैसे है? इसका सिंपल सा आंसर है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब है जब अलग अलग कंट्रीज आपस में चीजें यानी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते और बेचते हैं। सदियों से यही एक मेन जरिया रहा है देशों को आपस में कनेक्ट करने का। तो फॉरेन ट्रेड से होता क्या है? देखो, जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जो सामान बना रहे हैं, उनको अपने देश के बाहर भी मार्केट मिल जाता है। और हम जैसे बायर्स के लिए हमारे पास चॉइस बढ़ जाती है, बहुत सारी वैरायटी मिलती है। लेकिन ये सब रियल लाइफ में काम कैसे करता है? इसको और अच्छे से समझने के लिए चलो दो मजेदार स्टोरीज देखते हैं। पहली स्टोरी है एक अमेरिकन कार कंपनी की, जिसका नाम आप सबने सुना होगा, फोर्ड मोटर्स। चलो देखते हैं कि फोर्ड इंडिया में कैसे आई और उसने यहां क्या किया। तो बात है 1995 की। फोर्ड ने इंडिया में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, पूरे 1700 करोड़ रुपए। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। इतने पैसे से उन्होंने चेन्नई के पास एक बड़ा सा प्रोडक्शन प्लांट लगाया और इसका रिजल्ट वो कमाल का था। इस प्लांट में इंडियन वर्कर्स जो गाड़ियां बना रहे थे, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बिक रही थी, बल्कि उन्हें साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और यूएसए जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था। मतलब मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। चलो अब आते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। यह स्टोरी है टॉय मार्केट के कंपटीशन के बारे में, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब चाइनीज टॉयज इंडियन मार्केट में आए तो बायर्स के पास एक नया ऑप्शन आ गया। इंडियन टॉयज थोड़े महंगे थे और उनके डिजाइन्स ट्रेडिशनल थे। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज टॉयज सस्ते थे और उनके डिजाइन्स भी एकदम नए थे। तो जाहिर सी बात है वो बहुत पॉपुलर हो गए। और इसका असर आप इस चार्ट में देख सकते हो। सिर्फ एक साल के अंदर इंडिया की 70 से 80% टॉय शॉप्स में इंडियन टॉयज की जगह चाइनीज टॉयज ने ले ली। सोचो, पूरा मार्केट ही बदल गया। तो इन दोनों स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? यही कि फॉरेन ट्रेड से कंपटीशन बढ़ता है। बायर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, उन्हें कम प्राइस में नई वैरायटी मिलती है। लेकिन जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे हमारे इंडियन टॉय मेकर्स, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ग्लोबल मार्केट में कोई जीतता है तो कोई हारता भी। तो फोर्ड का इन्वेस्टमेंट और चाइनीज टॉयज की ये कहानी, ये दोनों ही हमें इस चैप्टर के मेन आइडिया तक लेके आती हैं। तो चलो अब फाइनली इसको डिफाइन करते हैं। आखिर ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? ग्लोबलाइजेशन वही प्रोसेस है जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं। ये अलग अलग कंट्रीज का आपस में तेजी से जुड़ने का प्रोसेस है, और ये कनेक्शन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और लोगों के आने जाने से होता है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ये प्रोसेस इतना तेज क्यों हो गया है? इसके पीछे दो मेन इंजन्स हैं जो इस बदलाव को चला रहे हैं। चलो समझते हैं कि वो क्या हैं। पहला इंजन है टेक्नोलॉजी। खास करके पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जो जबरदस्त सुधार हुए हैं। जरा इसे स्लाइड पर डिफरेंस देखो। पहले सामान बैलगाड़ियों से जाता था, जिसमें बहुत टाइम और पैसा लगता था, और अब हमारे पास ये बड़े बड़े कंटेनर शिप्स हैं। इनकी वजह से लंबी दूरी तक सामान भेजना बहुत ज्यादा फास्ट और सस्ता हो गया है। और दूसरा इंजन, जो शायद इससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी का रेवोल्यूशन। ये स्लाइड आईटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रही है। सोचो, लंदन के रीडर्स के लिए एक मैगजीन पूरी तरह से दिल्ली में डिजाइन और प्रिंट हो रही है। टेक्स्ट इंटरनेट से आता है, इंस्ट्रक्शंस फोन पर दी जाती हैं और डिजाइन कंप्यूटर पर होता है। प्रिंट होने के बाद मैगजीन को फ्लाइट से लंदन भेज दिया जाता है, और पेमेंट वो तो ई-बैंकिंग से तुरंत हो जाती है। आईटी ने तो जैसे दूरियों को ही खत्म कर दिया है। तो बच्चों, हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमीज और मार्केट्स को कैसे जोड़ता है। लेकिन अब आखिर में एक सबसे जरूरी सवाल। हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया को कनेक्ट करता है, लेकिन क्या ये सच में हमारी लाइफ, हमारी पढ़ाई और हमारे फ्यूचर को बेहतर बना सकता है? ये सोचने वाली बात है ना? हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो आपके हाथ में फोन है या जो शूज आप पहनते हो, इवन जो टॉयज हैं, ये सब आते कहाँ से हैं? चलो आज ना हम एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। हम उस टाइम में जाएंगे जब इंडिया की इकोनॉमी एक बंद दरवाजे जैसी थी,
और फिर देखेंगे कि 1991 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दरवाजे अचानक से खुल गए, और उसके बाद जो हुआ वो एक ऐसी कहानी है जिसमें कुछ फायदे भी थे और कुछ नुकसान भी। रेडी फॉर द स्टोरी ऑफ इंडियाज बिग इकोनॉमिक चेंज? सो ये है आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले वील सी कि 1991 से पहले इंडिया की पॉलिसी आखिर थी क्या। फिर वील डिकोड दिस बिग वर्ड लिबरलाइजेशन। उसके बाद हम WTO के रोल को समझेंगे कि ये ग्लोबल रेफरी आखिर करता क्या है। एंड देन द इंटरेस्टिंग पार्ट, ग्लोबलाइजेशन के विनर्स कौन थे और लूजर्स कौन। और बिल्कुल एंड में एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ये सारा ट्रेड फेयर है? लेट्स बिगिन। ऑलराइट, सो सेक्शन 1। अब देखो, किसी भी बड़ी चेंज को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। सो लेट्स रिवाइंड। 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमिक पिक्चर आखिर दिखती कैसी थी? तो देखो, इंडिपेंडेंस के ठीक बाद 1950s और 60s में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम था प्रोटेक्शनिज्म। इसका सिंपल सा मतलब था बाहर से आने वाले सामान और इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाना। क्यों? सोचो, ताकि हमारी जो नई नई इंडियन इंडस्ट्रीज थीं उन्हें फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। आई मीन इमेजिन, अगर उस टाइम ही बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज आ जाती तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाती, राइट? फिर अराउंड 1991 गवर्नमेंट को लगा कि अब टाइम आ गया है कि हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो ग्लोबल स्टेज पर compete कर सकते हैं। और बस यहीं से शुरू हुआ एक मैसिव शिफ्ट। और ये जो मैसिव शिफ्ट है ना, ये हमें लाता है हमारे सेकंड सेक्शन पर। ये सारे चेंजेस एक ही कॉन्सेप्ट के आसपास घूमते हैं, लिबरलाइजेशन। चलो इस वर्ड को तोड़कर आसान भाषा में समझते हैं। लेकिन लिबरलाइजेशन को समझने से पहले एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये ट्रेड बैरियर होता क्या है? एनी आइडियाज? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड। बैरियर मतलब रुकावट। ओके, इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चाइनीज टॉयज का। देखो, केस 1, जब गवर्नमेंट बाहर से आने वाले टॉयज पर टैक्स लगाती है, जिसे हम ट्रेड बैरियर कहते हैं, तो चाइनीज टॉयज इंडिया में ऑटोमेटिकली महंगे हो जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमारे इंडियन टॉय मेकर्स आराम से बिजनेस कर पाते हैं, उनका कंपटीशन कम हो जाता है। अब केस 2, जैसे ही ये टैक्स, ये बैरियर हटा दिया जाता है, मार्केट सस्ते चाइनीज टॉयज से भर जाता है। सडनली हमारे इंडियन टॉय मेकर्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। सिंपल, राइट? दैट टैक्स इज द बैरियर। तो बस यही है लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट बिजनेसेस के ऊपर लगे बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस को, जैसे कि इंपोर्ट टैक्स, हटा देती है, उसी प्रोसेस को लिबरलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली द गवर्नमेंट इज बीइंग मोर लिबरल और फ्री विद इट्स रूल्स, ताकि बिजनेसेस को ज्यादा फ्रीडम मिले। अब ये जो सारे रूल्स बन रहे थे, ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हो रहा था, एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर पिक्चर में था, WTO। तो सवाल ये है, क्या ये सच में एक न्यूट्रल ग्लोबल रेफरी है? लेट्स फाइंड आउट। सो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। इसका ऑफिशियल एम, इसका मिशन है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना। WTO का मानना है कि ट्रेड पर किसी भी तरह का बैरियर और रुकावट हार्मफुल है और सभी कंट्रीज के बीच ट्रेड एकदम फ्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट है। क्या फ्री ट्रेड हमेशा फेयर ट्रेड होता है? जरा इस डेटा को देखो। एक तरफ है USA, जहां उनकी पॉपुलेशन का सिर्फ 0.5% एग्रीकल्चर में है, सिर्फ आधा %। और दूसरी तरफ है इंडिया, जहां एक बहुत बड़ी आबादी, अ बल्क ऑफ आ पॉपुलेशन, खेती से जुड़ी है। आई मीन इट्स अ नाइट एंड डे डिफरेंस, राइट? और बस यहीं से शुरू होती है असली डिबेट। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज से ये सवाल पूछती हैं, देखिए हमने तो WTO के रूल्स मानकर अपने ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए, लेकिन आप अपने फार्मर्स को इतना सपोर्ट, इतना पैसा देकर रूल्स को इनडायरेक्टली तोड़ रहे हैं, तो क्या ये फ्री एंड फेयर ट्रेड है? ये एक बहुत बहुत पावरफुल क्वेश्चन है जिस पर आज भी डिबेट चलती है। ओके, लेट्स स्विच गियर्स अ बिट। इस डिबेट को थोड़ी देर साइड में रखते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन से फायदा किस किस को हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट द विनर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वेल, सबसे बड़े विनर्स में से एक थे हम और आप जैसे लोग, कंज्यूमर्स, स्पेशली जो शहरों में रहते थे। सडनली मार्केट में चीज़ों की इतनी चॉइस आ गई, क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई और कंपटीशन की वजह से प्राइसेस भी कम हो गए। ओवरऑल इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेफिनेटली इंप्रूव हुआ। और सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं, हमारी कुछ टॉप इंडियन कंपनीज के लिए तो जैसे लॉटरी लग गए। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, अपने प्रोडक्शन को वर्ल्ड क्लास बनाया और कुछ तो खुद ही इतनी बड़ी हो गई कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई। आई मीन लुक एट दीज नेम्स, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रानबैक्सी, ये सब इंडियन सक्सेस स्टोरीज हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, हर कहानी के दो पहलू होते हैं।
अब बात करते हैं उनकी जिनके लिए ये स्टोरी इतनी हैप्पी नहीं थी, द लूजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इनके लिए सिचुएशन सिंपल थी, compete और perish, मुकाबला करो या खत्म हो जाओ। इस चेंज का सबसे बुरा असर पड़ा हमारे छोटे छोटे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स पर। सोचो, बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, इन जैसी इंडस्ट्रीज में सस्ते इंपोर्टेड माल का तूफान सा आ गया और इस कंपटीशन में उनके लिए टिक पाना बहुत मुश्किल हो गया। इस प्रॉब्लम को नंबर्स में नहीं, एक इंसान की कहानी से समझते हैं। लेट्स मीट रवि। 1992 में रवि ने 20 वर्कर्स के साथ अपनी कैपेसिटर बनाने की कंपनी शुरू की। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 2001। WTO अग्रीमेंट के तहत गवर्नमेंट ने कैपेसिटर्स के इंपोर्ट से रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। सडनली मार्केट में बड़ी बड़ी MNCs के सस्ते कैपेसिटर्स आ गए और आज रवि का प्रोडक्शन पहले से आधा हो चुका है और जहां 20 लोग काम करते थे वहां सिर्फ 7 बचे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रवि की कहानी बस एक इंसान की कहानी नहीं है। उनके जैसे लाखों स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने सेम क्राइसिस फेस किया। वो इम्पोर्टेड गुड्स की कीमत को मैच ही नहीं कर पाए। नतीजा, फैक्ट्रीज बंद हो गई और बहुत सारी जॉब्स चली गई। तो ये सारी बातें, द गुड, द बैड, द विनर्स, द लूजर्स, ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। द बिग क्वेश्चन, फेयर ट्रेड, क्या ये सिस्टम सच में सबके लिए फेयर है? तो मैं आज आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे ट्रेड फ्री होने के साथ साथ फेयर भी हो, ताकि रवि जैसे प्रोड्यूसर्स को पेरिश ना होना पड़े, बल्कि उन्हें भी कम्पीट करने का एक बराबर का मौका मिले। इस पर जरूर सोचना। थिंक अबाउट इट एंड वी विल डिस्कस योर अमेजिंग आइडियाज इन आवर नेक्स्ट क्लास। So, we hear this word globalization all the time, right? How it connects the whole world. But what does that really mean for the actual people, the ones who make the stuff we use every single day? That's what we're diving into today. The struggle to make globalization fair, and what that means for the real lives behind our economy. Okay, let me ask you something. Just take a look at what you're wearing right now. Or maybe the phone in your hand. Ever, I mean really ever, stop and wonder who made this? Because behind every single thing we own, there's a person, a story, and you can bet that story is all tangled up with this big idea of globalization. You know, globalization can feel like such a huge, abstract idea. So to really get it, let's bring it down to earth. Let's look at it through the eyes of one person, a real worker, and see how it's impacted her life. So let's meet Sushila. She's 35 and she works in a garment factory in Delhi. Her story, man, it's the perfect way to see the two faces of globalization. You've got the good side, the promise, and then, well, you've got the much tougher reality. And this, right here, is what's so powerful. Just look at this comparison. It's like two different worlds. Back in the day, as a permanent worker, Sushila had it pretty good, right? Health insurance, a provident fund for retirement, even double pay for overtime. Her job was secure. But then, everything changed. Her factory closed. Now, she's a temporary worker. And what does that mean? No benefits. Nothing. Her salary? It's been slashed to less than half of what she used to make. And get this, if she takes just one day off, she doesn't get paid. At all. I mean, just try to wrap your head around her schedule. She works from 7:30 in the morning all the way to 10 o'clock at night. And not 5 days a week, 7 days a week, every single day. And all of that, just to scrape by. This is what people are talking about when they use that term flexible employment. This is the reality on the ground. Okay, so Sushila's story is heartbreaking, for sure. But here's the thing, it isn't just her story. She's a window into a much, much bigger picture. Her situation is a symptom of these huge economic forces. So let's zoom out a bit and look at what's really going on. This incredible pressure of competition. So you have to ask, right? Why? Why did this happen? How did a secure job turn into, well, that? And not just for Sushila, but for millions of other workers too. What's the root cause here? All right, it all comes down to this chain reaction. It's like a line of dominoes falling. Check it out. Step 1. You've got these giant global companies, these MNCs, and all they want is the cheapest possible product to make the biggest profit. That pressure then hits step 2. Indian exporters are desperate to get those big orders, so what do? They have to cut their costs. Now, step 3. They can't just make cotton or plastic cheaper, right? The cost of raw materials is what it is. So what's left to cut? And that brings us to step 4, the one thing they can control, labor costs. And what's the end result? Step 5. It's exactly what happened to Sushila. Temporary jobs, rock-bottom wages, and just brutal working hours.
So when you look at that whole chain, what's the real problem? The fundamental issue. It boils down to one simple idea: an unfair share. All this money, all these profits being made from this global competition, it's just not being shared fairly. Yeah, and this quote just nails it. It says it all. While all this competition is letting the big companies rake in huge profits, the workers are getting left out. They're being denied their fair share. I mean, think about it. The very value they're creating isn't finding its way back to them. Now, look, it's true. You can't deny that globalization has created a ton of jobs, and that's especially true for women. But just having a job, that's not the end of the story, is it? If the job has you working under terrible conditions for barely any pay, are you really getting a fair deal? The workers are building this prosperity, but they're not getting to share. And I really want to stress this. This is not just about Sushila, and it's not just about making clothes. These kinds of conditions are popping up everywhere in so many different industries across India. What's really worrying is that even the organized sector, the jobs that used to have better security and benefits, is starting to look a lot like the unorganized sector, where work is uncertain and unprotected. Okay, so we've spent some time really digging into the problem. It's pretty clear, right? So now let's talk about solutions. What can actually be done? This is where the fight for fairness really kicks in. So what are we even fighting for? What's the end goal? It's something called fair globalization. Now, this isn't about trying to stop globalization. That ship has sailed. It's about changing it, reshaping it, so that it creates opportunities for everybody, not just a few, and making sure that the benefits get shared out way more fairly than they are right now. And you know who has a massive role to play in this? The government. It's a two-part job, really. At home, they need to make sure labor laws are actually being followed to protect workers. We can also help out small producers, give them a fighting chance to compete. Then, on the world stage, they can go to places like the World Trade Organization, the WTO, and negotiate for better, fairer rules. And a smart way to do that is by teaming up with other developing countries who are in the same boat. But listen, it's not all on the government, not by a long shot. People, we have a huge part to play. Think about it. Massive campaigns, protests, people organizing together. When that happens, they can actually influence the big decisions about trade and investment. They can put real pressure on governments and on the big companies to do the right thing. And this picture really drives that point home. This was a demonstration in Hong Kong back in 2005. It's such a powerful reminder that this isn't just an issue in India or in one or two other places. The fight for fair trade, for fair globalization, is a worldwide movement. So, after looking at all of this, what's the big takeaway? We've been circling around this one central question, haven't we? What does it actually take? What does it mean for globalization to be fair? Because here's the bottom line, globalization is here to stay. We're not putting that genie back in the bottle. So the last question, and maybe the most important one, is actually for you, for all of us, as people who buy things, as citizens. What can we do to help make this whole system a little more fair? That's definitely something to think about.